हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। अच्छा, मैं एक और चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि वो जाकिर नाइक है ना, वो आपने भी सुना होगा। वो झूठ बोलता है कि वो जो है ना, जो अर्थ का शेप है वो कुरान में वो ऑस्ट्रिच एग के जैसा दे रखा है। तो सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा झूठ है। वो वहाँ पे जो वर्ड मेंशन्ड है उसका मतलब होता है जहाँ पे जो ऑस्ट्रिच अंडे देती है उसकी जैसी सरफेस उसका दे रखा है। और दूसरी बात, अगर वो दे भी रखा है ना, तो मैं एक और पॉइंट रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे से कई लोग बहस करने लगते हैं। वो कहते हैं नहीं तो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो एग शेप्ड है, ऑस्ट्रिच एग है, ये दे रखा है। तो अगर वो दे रखा है ना, तो वो चीज भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ऑस्ट्रिच एग होता है उसकी शेप होती है प्रोलेट स्पीरियोइड की। अब मेरी बात सुनिए, जो ऑस्ट्रिच एग होता है उसकी शेप होती है प्रोलेट स्पीरियोइड की, और जो अर्थ की शेप है, अर्थ की शेप होती है ऑबलेट स्पीरियोइड की। तो दोनों में डिफरेंस है। अर्थ है ऑबलेट स्पीरियोइड और जो ऑस्ट्रिच एग है तो वो है प्रोलेट स्पीरियोइड। वो अलग अलग तरीके के स्पीरियोइड है। तो ये बिल्कुल हर किसी भी एंगल से आप देख लीजिए वो गलती है। मैं इस तरीके से कहना चाहता हूँ कि अगर अगर मेरी थिंकिंग आप अगर समझे, तो मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि अगर कुरान में साइंस अगर होता, अगर कुरान में साइंस होता, तो सबसे बड़े दुनिया के जो साइंटिस्ट है वो हजरत मोहम्मद को होना चाहिए था। लेकिन जब हम उनकी जिंदगी को देखते हैं और पढ़ते हैं, तो हमें उनकी जिंदगी से कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट, कोई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को लेके आना और लोगों की जिंदगी आसान करना, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट हुआ है साइंस की बदौलत, तो हम सबके लिए इतनी आसानी हो गई है हर चीज के एतबार से, यानी काम के एतबार से और जिंदगी के एतबार से, यानी कम्युनिकेशन के एतबार से बहुत ही आसान हमारे लिए हो गया कि हम एक जगह पे मैं बैठा हूँ, आप एक जगह पे बैठे हो, एवी जी एक जगह पे बैठे हैं, हमारे व्यूअर्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड से हमको देख रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर है। और अगर साइंस कुरान में होता, तो जो हजरत मोहम्मद है उनकी जिंदगी में भी हमको देखने मिलता कि यार अलग अलग टेक्नोलॉजी का उन्होंने आविष्कार किया है, नए नए गैजेट्स बनाए हैं, क्योंकि कुरान में कहा जाता है कि एम्ब्रियोलॉजी भी है और प्लैनेट्स के बारे में है, एस्ट्रोनॉमी है, इस तरीके से काफी सारे क्लेम्स किए जाते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से समझता हूँ कि ऐसे होना चाहिए था कि नबी की जिंदगी में साइंटिफिक डेवलपमेंट्स और लोगों की भलाई होनी चाहिए थी। लेकिन हम देखते हैं कि अगर उनकी जिंदगी जो है वो जंग में और यानी लूट मार में और इसी तरीके से उनकी जिंदगी गुजर गई। आप किस तरीके से इसको देखते हैं इस पॉइंट को, और उसके बाद फिर आप स्टार्ट करिए। पहले आप इसके बारे में कुछ बताइए, फिर हम एवीजी से भी इसके बारे में कुछ बातें सुन लेंगे, वो किस तरीके से मेरी इस बात को समझते हैं, उसके बाद फिर एवरीथिंग गोज़ टू यू बोथ। जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी साइंटिफिक पेपर होता है या कोई लिटरेचर होती है साइंटिफिक, उसमें ऑपरेशनल डेफिनेशंस दी जाती हैं। अभी ऑपरेशनल डेफिनेशंस क्या होती हैं, मैं उसका आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मेरे को पर्सनल इनकम डिफाइन करनी है साइंटिफिकली, जस्ट फॉर एग्जांपल। एक मिनट अब्दुल्ला जी, मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो पॉइंट्स बताया, जो यानी मेरी जो समझ थी, वो किस हद तक सही है, पहले आप इस पे अगर कुछ रोशनी डाल दे, फिर आप अपना जो वो साइंटिफिक पेपर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो वो हम कंटिन्यू करते। यानी मैं सही समझ रहा हूँ, मेरी सोच बराबर है या कुछ उसमें फ्लॉज है, अलग तरीके से भी इसको सोचा जा सकता है, अगर आपने मेरी बात सुनी है। नहीं, मैं आप ही की बात पे आ रहा था कि मतलब जो आपका पॉइंट था ना वो बिल्कुल सही है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनको सबसे बड़ा साइंटिस्ट होना चाहिए अगर कुरान में कोई साइंस है तो, और जो उस टाइम के मुस्लिम्स हैं उनको सबसे बड़ा साइंटिस्ट होना चाहिए और सारी डिस्कवरी इन्वेंशन उन्हीं को करनी चाहिए। लेकिन जो परेशानी वो ये है कि मैं उसी चीज़ पे आ रहा था कि जब हम साइंस की बात करते हैं तो जो साइंटिफिक लिटरेचर होती है और जो साइंटिफिक कंटेंट होता है उसमें ऑपरेशनल डेफिनेशंस होती हैं। मतलब वो जो स्टेटमेंट होती है उनके ड्यूअल मीनिंग नहीं निकाले जा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हम पर्सनल इनकम को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दी जाएगी, हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि वो ईयरली इनकम है, मंथली है या डेली इनकम है, वो आफ्टर टैक्स इनकम है या बिफोर टैक्स इनकम है, वो फैमिली इनकम है या एक इंडिविजुअल की इनकम है। उसको मेजर कैसे करा जाएगा, डॉलर में करा जाएगा कि रुपये में करा जाएगा। मतलब जो स्टेटमेंट होगी ना उसके ड्यूअल मीनिंग निकाले ही नहीं जा सकते, उसके दो मीनिंग नहीं हो सकते। लेकिन जब हम कुरान की बात करेंगे तो कुरान में जितने भी क्लेम्स हैं साइंस से रिलेटेड या इस चीज़ से रिलेटेड कि फ्यूचर में जो साइंटिफिक डेवलपमेंट होंगी उसके बारे में दे रखा है, तो वो सारे जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल बोगस स्टेटमेंट्स हैं। यानी उनके एक मीनिंग क्या, उनके सौ सौ मीनिंग निकाले जा सकते हैं और एक ही चीज़ को कई तरीके से इंटरप्रेट करा जा सकता है। तो वो लोग जो आजकल जो साइंटिफिक मेडिकल जिस तरीके से वो बोलते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं, वो कुछ नहीं होता, वो बस वर्बल जगलरी होती है। मतलब यहाँ की ईंट ली, वहां का रोड़ा लिया और मिला के उन्होंने कुछ भी बना दिया।
तो मैं यही कह रहा था कि अगर उसमें कोई साइंटिफिक स्टेटमेंट होती तो वो बिल्कुल क्लियर होती, क्रिस्टल क्लियर होती, उसके ड्यूअल मीनिंग नहीं होते, उसका एक ही मीनिंग निकाला जा सकता था और उस एक मीनिंग से हो सकता है कुछ साइंटिफिक डेवलपमेंट उस टाइम हो सकती थी। लेकिन जितनी भी स्टेटमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो सारी वो बिल्कुल बोगस स्टेटमेंट्स हैं, बिल्कुल वेग स्टेटमेंट्स हैं, उनके मतलब मल्टीपल मीनिंग्स निकाले जा सकते हैं। जैसे और अगर मान लेते हैं कि जो आज की, जैसे वो कहते हैं बिग बैंग है, तो अगर मान लेते हैं ये चीज चेंज हो जाती है, कोई दूसरी थ्योरी डेवलप हो जाती है, तो वो उन्हीं वर्ष से उस थ्योरी को जस्टिफाई करने का भी निकाल लेंगे। यानी अगर जो साइंटिफिक साइंस तो हमेशा डेवलप होता रहता है, तो नई नई थ्योरीज आती रहती हैं, नए नए फैक्ट्स आते रहते हैं, तो वो वर्सेस कुछ इस टाइप की हैं कि उन्हीं को यूज करके वो नए नए थ्योरीज को भी जस्टिफाई कर देंगे कि ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, मतलब जो जो आता जाएगा वो उसमें वो ढूंढ के निकाल लेंगे और उसको वो बोल देंगे कि ये इसका ये मतलब है, उसका वो मतलब है। तो मैं यही पॉइंट कह रहा था कि जो क्यों प्रॉफिट मोहम्मद ने कुछ साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं करी, या उनके जो कंपेनियंस थे उन्होंने क्यों साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं करी, वो इसलिए ही नहीं करी क्योंकि वो जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो कोई भी मतलब क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट नहीं है। वो स्टेटमेंट सारी बोगस हैं, वो स्टेटमेंट वेग्स हैं, उनके कई मीनिंग निकाले जा सकते हैं और उनको साइंटिफिक माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो साइंटिफिक स्टेटमेंट होती हैं वो ऑपरेशनल डेफिनेशंस पे बेस्ड होती हैं और उनका कोई ऑपरेशनल डेफिनेशंस है ही नहीं। यानी जी उनको आप किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, किसी भी चीज को, उन स्टेटमेंट्स को लेकर किसी भी चीज को आप बोल सकते हैं कि इसमें ये दे रखा है, उसमें वो दे रखा है। तो मेरा ये मतलब पॉइंट था कि क्लियर हो गया होगा क्यों उन्होंने उस समय, क्यों जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, अगर उस वाकई में कोई साइंटिफिक स्टेटमेंट होती कुरान में, तो प्रॉफिट मोहम्मद को नंबर 1 साइंटिस्ट होना चाहिए था। शायद मैंने जी इस चीज का जवाब दे दिया कि ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों जी नहीं जी हुआ। जी जी, शुक्रिया आपका। मैं एएवी साहब से भी एक यानी ओपनिंग कुछ स्टेटमेंट्स लेना चाहता हूं। जो मैंने बात बताई, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? जी, मेरा तो ये कहना है कि कुरान में इतनी ज़्यादा साइंस है कि उस समय उड़ते हुए घोड़े थे कि जो मतलब पूरा यूनिवर्स पे घूम के आ जाते थे, और पूरा सारा इंटरनेट उसी 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 टाइम पे था, सारा टेलीकम्युनिकेशन उसी टाइम पे था। मतलब उसमें जो जो बातें लिखी हुई हैं कि औरतों को एडल्ट्री करने पे कितने कोड़े पड़ेंगे, ये सब पड़ेंगे, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा है कि 21st सेंचुरी में साइबर टेक्नोलॉजी आ जाएगी। अल्लाह को कुछ पता ही नहीं रहा होगा कभी कि ये सब उसमें ऑप्टिकल फाइबर आ जाएंगे, सब कुछ चीज़ें आ जाएंगी। तो अब इससे खुद लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी उसमें साइंटिफिक डेवलपमेंट थी कुरान के हिसाब से। तो मतलब कि जो हमारे एक जो पड़ोसी मुल्क हैं उसके जो चीफ हैं वो बार बार कहते हैं मदीने की रियासत। तो मदीने की रियासत उस समय की जो थी उसमें मतलब पूरा एयरपोर्ट भी था, ट्रेन भी था, मेट्रो भी थी, टेलीकम्युनिकेशन भी था, सब कुछ था उन लोग के हिसाब से। फिर तो यही डेवलपमेंट है कि वहाँ रेगिस्तान के सिवा कुछ नहीं था। डेवलपमेंट सही। यही है, सिवाय डेजर्ट के, ड्राई डेजर्ट के अलावा कुछ था ही नहीं वहाँ पे। तो अगर जी खुद साहिल जी, अगर 50 ईयर्स पहले की मैं बात करूं, अगर उनके पास ऑयल एंड गैस अगर नहीं निकला होता तो आज भी वहाँ डेजर्ट, सब डेजर्ट ही था। और जी जो लोग वहाँ जाते थे हज करने, उनके जो लोग वहाँ पे कुर्बानी करते थे उसके मीट के भरोसे और ऊँटनी के दूध और खजूर के भरोसे वो बस वो लोग जीते थे। वो लोग, उनकी पूरी सोर्स ऑफ इनकम थी। जो हज में लोग जाते थे तो जो वहाँ पे लोग ज़कात देते थे वो, और जो बकरों की कुर्बानी होती थी वो, और तीसरा ऊँटनी का दूध और खजूर। अब आप जी ये सोच लीजिए, ना तो वहाँ पे सब्जियां होती हैं, ना फल होता है, ना वहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं खेती, कुछ भी नहीं होती है वहाँ पे। मतलब एग्रीकल्चर हर तरह की। तो ये लोग आपको ना जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन की हो, और स्पेस इंजीनियरिंग में तो माशाअल्लाह है कुरान। स्पेस जी। इंजीनियरिंग अच्छा। का बताइए आप, उसमें हाँ उड़ते हुए घोड़े थे ना उस समय उड़ते हुए घोड़े थे। अच्छा, तो वो भी ऐसा अब था कि कोई और किसी ने नहीं देखा, वो सिर्फ मोहम्मद साहब जो है वो उसमें गए और लोगों को उन्होंने बताया और लोगों ने मान लिया। हाँ हाँ, वो मतलब अब उनके पास क्या, अब वहां तो वैक्यूम है, अब उनके ऑक्सीजन बैग कैसे कंटेन किए होंगे, फ्यूल क्या रहा होगा, क्योंकि उड़ते हुए घोड़े में उसमें उसमें दिखाया हुआ तो उसके पंख हैं। तो हम्म जो हमारा जो एटमॉस्फियर है उसके ऊपर तो एयर ही नहीं है, तो पंख की जरूरत क्या है? हम्म वो तो जस्ट आफ्टर 200 किलोमीटर तो एयर ही नहीं है, तो पंख, चाहे वो पंख घूमे या ना घूमे, कोई उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ऊपर। आपने कभी देखा है किसी रॉकेट, जो जो यहाँ से जो रॉकेट जाता है, कभी किसी के रॉकेट के पंख को कभी देखा है आपने? हम्म उसकी बिल्कुल, उसकी पूरी बिल्कुल टेक्नोलॉजी अलग होती है। वो अपना थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन पे काम करता है, वो जेट प्रपल्शन हम्म इंजन उसमें होता है। वो उसकी हम्म बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी होती है। तो पता नहीं उस समय घोड़े में कौन सा जेट प्रपल्सन आपका इंजन लगा हुआ था, मुझे नहीं पता। और चांद के दो दो टुकड़े भी हैं माशाल्लाह उसमें। तो हम्म। स्पेस इंजीनियरिंग में तो बहुत ही एडवांस थी वो। अच्छा। हाँ, अब स्पेस अच्छा, इंजीनियरिंग ये का तो हमारे मतलब
जी, हमारे सुदेश शर्मा लिख रहे हैं कि कुरान साइंटिफिक है तो उसमें सूरज, चाँद, सितारे बस यही क्यों है? अदर प्लैनेट्स क्यों नहीं है? ये भी बात इनकी यानी बहुत ज़्यादा वैलिड पॉइंट है कि अगर है तो सिर्फ सूरज, चाँद, सितारे यानी जो दिख रहा था, यानी एक जो नॉर्मल इंसान को जो जितना दिखता है बस उसी के बारे में ज़िक्र है। हाँ, तो मार्स वही तो है बात और दूसरी गैलेक्सीज़ है, वो सब क्यों नहीं बताया गया? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। ब्लैक होल है, नेबुला होता है, हैलो होते हैं, पल्सर स्टार होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, क्या-क्या होता है, उसका कुछ मेंशन नहीं है। मतलब जो जितनी भी जो देखा जा सकता है, जो ऑब्ज़र्व करा जा सकता है एक इंसान द्वारा 7th सेंचुरी में, सारी उसकी डिस्क्रिप्शन वहीं तक लिमिटेड है। जी। मतलब पूरी हाँ, सोच वहीं आप तक बंधी हुई है। आप ये सोचिए साहिल जी कि दावा ये है कि ये आखिरी और मुकम्मल पैगाम है और कंप्लीट है और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है और लाइफ जी, जीने का बिल्कुल कंप्लीट तरीका है लाइफ जीने का। जी, तो आज के डेट में जो हमारे लाइफ में जितनी भी चीजें हैं कि क्या हम डायरेक्ट कुरान का पेज पढ़ के अपना काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो और अब सर वही इसमें देखिए और कि हमारे इंडियन एग्नोस्टिक जी है, वो कह रहे हैं हाउ मोहम्मद ब्रीथ आफ्टर ही लेफ्ट एटमॉस्फेयर। यानी ये भी एक सवाल उठता है ना अब्दुल्ला जी। जी, जी। मतलब वो ऑक्सीजन सिलेंडर तो लेके गए नहीं होंगे। हुँ, और अच्छा वो जन्नत तक पहुंच कैसे गए? क्योंकि कोई स्पीड ऑफ लाइट से तो चल नहीं सकता। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी स्पीड ऑफ लाइट से नहीं घूमते। मतलब ये पॉसिबल ये ही तो नहीं है कि अब्दुल्ला कोई जी स्पीड पहले ऑफ जन्नत लाइट का से। कोऑर्डिनेट कहाँ है स्पेस में? ये तो बताइए नहीं, मैं आप। कह रहा हूँ उनको गैलेक्सी छोड़ने में ही कई लाइट ईयर लग जाएंगे, कई मिलियन लाइट ईयर लग जाएंगे। वो एक दिन में वो सब आके वापस कैसे आ गए एक ही दिन के अंदर? ये तो हो ही नहीं सकता ना। एक दिन तो आप ज़्यादा बोल दिए, वो तो तुरंत जाके नहीं, आ गए थे। अच्छा तुरंत और जाके रास्ते आ में गए उनको थे। मूसा भी मिले थे ना, शायद रास्ते में तो उनको मूसा भी मिले थे। जन्नत और जहन्नम का नज़ारा भी देख लिया था उन्होंने। हाँ, और रास्ते में तो क्या बोलते हैं मूसा भी मिले थे ना, जिन्होंने कहा था कि 5 नमाजें करो। हाँ, अरे वो भी पहले 50 दी गई थी। वो फरिश्ते भी मिले थे जिनके 70,000 पंख थे। तो मैं ये सोच रहा था क्या वो वहां पंख गिनने बैठ गए थे क्या? उन्हें कैसे पता 70,000 है कि 75,000 है? खैर तो आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। अब्दुल्ला जी, ये जो साइंटिफिक मिरेकल का जो क्लेम होता है, यानी आप कोई वेबसाइट पे चले जाओ, यानी अगर गूगल पे सर्च करो इस्लाम के बारे में, तो खास करके आप देखोगे साइंटिफिक मिरेकल वर्ड बहुत यूज होता है। साइंटिफिक मिरेकल इन कुरान, साइंटिफिक मिरेकल इन कुरान, साइंटिफिक मिरेकल इन इस्लाम। तो इसको कैसे देखते हो आप? देखिए, पहली बात तो साइंस और मेरेकल ये अलग अलग चीजें हैं। जो मेरेकल होता है ना वो बिल्कुल अनसाइंटिफिक होता है। मेरेकल ऐसे होता है जैसे कोई इंसान उठ जाए, कोई मर के जिंदा हो जाए, या जैसे पानी को वाइन में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इन चीजों को मेरिकल्स बोलते हैं। तो जो मतलब साइंस और मेरिकल को साथ आप रख ही नहीं सकते। मेरिकल का मतलब ही ये होता है द वायलेशन ऑफ साइंटिफिक लॉज। आप समझ रहे हैं ना इसको? तो ये एक हम्म, ऑक्सीमोरोन है एक तरीके से। साइंस और हम्म, मेरिकल इन दोनों को एक सेंटेंस में रखा ही नहीं जा सकता। तो ये हम्म, जिस भी इस्लामिक अपोलोजिस्ट ने इस चीज को डिवाइस करा है ना, उसने अपनी अकल, मतलब उसकी उसमें अकल थी नहीं। उसने एक ऑक्सीमोरोन बना दिया, बिल्कुल दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें बना दी। मतलब ये तो वही बात हो गई, कोई बोले बर्फ जलने लगी, और बर्फ जलती तो नहीं है ना, ये बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी चीज हो गई। तो साइंस और मेरिकल इन दोनों वर्ड को एक सेंटेंस में यूज करना ही गलत है। तो उन्होंने इतना बड़ा फंडामेंटल एरर कर दिया, इसको प्रमोट करने के लिए या इसमें ये चीजें साबित करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया, उन्होंने इतनी बेवकूफी वाली बात कर दी। इन दो चीजों को मिलाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि मेडिकल का मतलब ही यही होता है। जो मेडिकल होता है, जैसे कोई मर के जिंदा हो गया, तो वो वायलेशन होता है, साइंस का वायलेशन होता है एक तरीके से। और आप बोल रहे हो साइंटिफिक और मेडिकल। अब इसका तो कोई मतलब वही नहीं बनता, सेंस ही नहीं है इस बात का तो। जी, एएवी जी, जी, एक्चुअली साइंटिफिक मिरेकल हो सकता है क्या एक साथ दोनों चीज? अच्छा साइंस भी हो इसमें उसमें और मिरेकल भी हो। नहीं, साइंस पहले यहाँ पे जो व्यूअर्स हैं उनको समझने उनको उनको पहले मैं समझाना चाहूँगा कि क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बैकग्राउंड है और इसी की वजह से मैं इस जहर से बाहर निकला हूँ। अगर मैं व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं किसी भी मजहब के डॉगमा में होता तो मैं शायद इस जहर से बाहर ना निकल पाता, लेकिन मेरी जो रैशनैलिटी है उसने मुझे बिल्कुल इससे बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था उस चीज़ को। तो अब जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली साइंस क्या होता है और साइंटिफिक क्लेम होते क्या हैं। देखिए व्यूअर्स, आप साइंटिफिक क्लेम का मतलब ये होता है कि जब साइंटिफिक क्लेम जब कोई करता है तो पहली बात कि वो अथॉरिटी होती है, जिसके पास कोई अथॉरिटी हो वही वही उस क्लेम को कर सकता है, और या तो फिर उसके लिए स्पेसिफिक पर्सन होते हैं। जैसे अगर आपको कोई कहे कि मैं डीएम बनना चाहता हूं, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, तो आईएएस ऑफिसर आप बनते हो तो आपके लिए एक अथॉरिटी है यूपीएससी। जब तक आपको यूपीएससी पास नहीं करेगी तो क्या अपने घर में ही बैठ करके आप एग्जाम दे करके आप कर सकते हो क्या कि लोगों मैं पास हो गया एग्जाम में, मुझको आईएएस बना दो? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो
आप जितने भी मिरेकल्स की बात कर रहे हैं, ये कुरान में मिरेकल्स, उनको जो वो दावा करते हैं, वो उसकी अथॉरिटी क्या है उनके पास? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब तक कोई वर्ल्ड में, जैसे नासा है, यूरोपियन स्पेस सेंटर है, या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी जिसके पास, चाहे आपका WHO मेडिकल साइंस में, या फिर ऐसी जो पूरे वर्ल्ड की जो इंटरनेशनल साइंटिफिक सोसाइटी है, जब तक वो एक साथ उसको अप्रूव ना करे, जब तक उसको माने ना, तो आपका क्लेम साइंटिफिक सर होता ही नहीं है। फिर वो उसको हम तब तक वो उसके पहले तक वो सब कुछ मेडिकल रहता है, और उसको आप ये बोल सकते हैं कि मेरा ये दावा है, मेरी ये थ्योरी है, आप ये बोल सकते हैं बस। उसके पहले तक वो कभी साइंटिफिक हो नहीं सकता। और मिरेकल का तो कोई वहां पे, मिरेकल वर्ड का तो कोई वहां पे कोई प्लेस ही नहीं है साइंस में। साइंस मीन्स रियलिटी, साइंस का मतलब रियलिटी। जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे अगर रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पे काम करता है, तो अब अगर आपका रेफ्रिजरेटर है, तो वो मुसलमानों के घर में भी ठंडा करेगा, हिंदुओं के घर में भी ठंडा करेगा, और क्रिश्चियन के घर में भी ठंडा करेगा। तो वो पूरे एक अपनी एक ही प्लेस को लेते हुए, अगर एक सेम कंडीशन पे साहिल जी, उसमें सेम रिजल्ट आता है। अच्छा, एक साइंस का मिनट। हाँ मतलब, हाँ, आई एम रियली सॉरी, आपको रोक रहा हूँ। आप एक मिनट के बाद आप कंटिन्यू करना। कट्टर हिंदू हमारे व्यूअर है, और यानी हर स्ट्रीम में वो बहुत जनरसली डोनेट करते हैं। इन्होंने आज भी स्टार्ट की है $5 के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कट्टर हिंदू जी। ये लिख रहे, डिडेंट मोहम्मद नोटिस दैट इज शेप ऑफ अर्थ इज स्फेरिकल व्हाइल कमिंग एंड लिविंग अर्थ इन मिराज। अब्दुल्ला जी या एवी जी, इसका जवाब आप में से दो में से कोई दे सकता है? जी मैं बताता हूँ कि उन्होंने मतलब ये इसी बात से सारा झूठ साबित हो जाता है कि वहां पर उन्होंने जर्नी करी। ऐसी अगर जर्नी करी होती तो उन्हें पता होता कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है या एक बॉल की तरह है, वो फ्लैट नहीं है। जैसे कुरान में हमें मिलता है कई जगह फ्लैट अर्थ का जिक्र है। जैसे कुरान चैप्टर 88 वर्स नंबर 20 में उसमें लिखा हुआ है वो स्प्रेड आउट है, बिल्कुल फैली हुई है। यानी इससे इंडिकेशन मिलता है कि वो जो कुरान का राइटर है वो अर्थ को फ्लैट समझता है। और कई जगह हमें कारपेट की तरह है, कारपेट की तरह बिछा दी। अब स्पेरिकल बॉल पे तो कुछ कारपेट बिछाया नहीं जाता ना, कोई फ्लैट सरफेस होगी उसी पे कारपेट बिछाया जाएगा। ये हमें मिलता है कारपेट की तरह 71 चैप्टर नंबर 71 वर्स नंबर 19 में। फिर और जगह हमें इंडिकेशन मिलता है कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, वो एक जगह मिलता है स्प्रेड कर दिया है, वो मिलता है हमें चैप्टर 51 वर्स नंबर 48 में। और एक और इसका रेफरेंस मिलता है चैप्टर 2 वर्स नंबर 22 में। और अच्छा, मैं एक और चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि वो जाकिर नाइक है ना, वो आपने भी सुना होगा। वो झूठ बोलता है वो झूठ बोलता है कि वो जो है ना, जो अर्थ का शेप है वो कुरान में वो ऑस्ट्रिच एग के जैसा दे रखा है। तो सबसे पहली जी बात तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा झूठ है। वो वहां पे जो वर्ड मेंशन्ड है उसका मतलब होता है जहाँ पे जो ऑस्ट्रिच अंडे देती है उसकी जैसी सरफेस, उसका दे रखा है। और दूसरी अच्छा। बात, अगर वो दे भी रखा है ना, मैं एक और पॉइंट रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे से कई लोग बहस करने लगते हैं। वो कहते हैं नहीं तो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो एग शेप्ड है, ऑस्ट्रिच एग है, ये दे रखा है। तो अगर वो दे रखा है ना, तो वो चीज भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ऑस्ट्रिच एग होता है उसकी शेप होती है प्रोलेट स्पीरियोइड की। अब मेरी बात सुनिए, जो ऑस्ट्रिच एग होता है उसकी शेप होती है प्रोलेट स्पीरियोइड की, और जो अर्थ की शेप है, अर्थ की शेप होती है ऑबलेट स्पीरियोइड की। तो दोनों में डिफरेंस है। अर्थ है हम्म, ऑबलेट स्पीरियोइड, और जो ऑस्ट्रिच एग है तो वो है प्रोलेट स्पीरियोइड। वो अलग अलग तरीके के स्पीरियोइड हैं। तो ये बिल्कुल हर किसी भी एंगल से आप देख लिए वो गलती है। तो यानी ये इसको बहुत फिर बड़ा ये झूठा क्लेम है। इतना आसानी जी से फिर कैसे क्लेम कर देते हैं लोग? यानी जैसे जाकिर नाइक जैसे लोग जो एक ट्रेंड बनाए थे इस चीज को लेके, तो ये इतना बड़ा क्लेम कैसे कर सकते हैं ये लोग? इसमें अरे मैं वो कुछ मैंने बातें आपको बताया बताऊं। ना, वो वो क्लेम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। यानी क्योंकि उन्हें पता है जो साइंटिस्ट हैं उन्हें तो इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। वो इनके जैसे रिलीजियस फैनेटिक से बहस करे आके, तो वो इसको इग्नोर कर देते हैं। कोई इस पे सवाल नहीं उठाता। तो मतलब उन्हें पता है ना, इस पे क्वेश्चनिंग नहीं होगी, इस पे लोग सवाल नहीं उठाएंगे। फिर उनके पास एक ये एक्सक्यूज भी तो रहता है, ये अरबी में लिखा हुआ है, अरबी में इसका ये मतलब है, अरबी हम्म। अरबी में उसका वो मतलब है। तो वो लैंग्वेज का भी वही डिफरेंस होता है। तो इस चक्कर में उन्हें पता है कोई इनको चैलेंज नहीं करने वाला, तो इसलिए वो झूठ को फैलाते हैं। और साथ में एक और बात भी होती है कि एक झूठ को अगर बार बार बोलने लगो ना तो वो सच होने लगता है। तो अगर उनका कुछ लोगों ने झूठ पकड़ भी लिया ना, तो एक बड़े पैमाने पे एक जो झूठ फैल जाता है वो सच लगने लगता है।